नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जे.आर. कड़ेला अपने आज ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए, जो आज क्लास होने जा रही है, सबसे पहले उस क्लास के बारे में बता दें कि किसकी क्लास होने जा रही है। देखिए, आज अपने क्लास की बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर प्लस में एमए प्रीवियस की जो बुक है जियोमॉर्फोलॉजिकल भू आकृतिक भूगोल, और एमए बीए बीएड में भौतिक भूगोल का चैप्टर जो चल रहा है, इसमें अपने आज बात करेंगे। हमने कल की क्लास में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पूरा किया था। प्लेट विवर्तनिक के अंदर हमने बात की थी कि प्लेट क्या होती है, प्लेटें कितने प्रकार की होती है, प्लेटों में गति किस प्रकार से होती है, छोटी बड़ी प्लेटें बड़ी प्लेटें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का जो हमारा है टॉपिक है, उसका नाम है चट्टान। चट्टान चट्टान इंग्लिश में से कहते हैं रॉक। चट्टान या इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स। चट्टान या रॉक्स क्या होती है, सबसे पहले इसके ऊपर अपने बात करते हैं। देखिए, चट्टानें या रॉक्स, चट्टान या रॉक्स की बात करते हैं। देखिए, चट्टान, अगर चट्टान की परिभाषा करें तो देखिए चट्टान की परिभाषा क्या होगी। चट्टान धरातल पर वे पदार्थ, धरातल पर वे पदार्थ जो खनिज न हो, धरातल पर वे पदार्थ, ठीक है, धरातल पर वे पदार्थ जो खनिज, ये हम कह सकते हैं, खनिज को लिख लो धातु, धातु न हो। पहली बात है कि धरातल पर वे पदार्थ जो एक नंबर धातु नहीं होना चाहिए, धातु न हो, और चाहे रेत की तरह मुलायम हो, ठीक है, रेत की तरह मुलायम हो। कई जगह पंख भी लिखे होते हैं, पंख की तरह, पंख की तरह मुलायम हो, और चाहे ग्रेफाइड की तरह कठोर हो, उन्हें चट्टान कहते हैं। ठीक है, धरातल पर पाए जाने वाले वे पदार्थ जो धातु न हो, और इस धातु के अलावा चाहे कुछ भी हो, रेत की तरह या पंख की तरह मुलायम हो या ग्रेफाइड की तरह कठोर हो, उस सभी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चट्टान कठोर भी हो सकती है, चट्टान मुलायम भी हो सकती है, लेकिन खनिज नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, खनिज नहीं होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। तो हम उसको परिभाषित क्या करेंगे, भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, दोबारा फिर से गौर से सुनिए, भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वह मिट्टी की तरह या रेत की तरह मुलायम हो
या ग्रेनाइट की तरह या ग्रेफाइट की भांति कठोर हो, वे चट्टानें कहलाती है। चट्टानें ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर की भांति कठोर हो सकती है या बालू मिट्टी की भांति मुलायम भी हो सकती है। यह खड़िया मिट्टी और चूने की भांति, यह खड़िया जो मिट्टी होती है या चूने की भांति छिद्र में भी हो सकती है। कई चट्टान ऐसी होती है जो प्रवेश्य होती है, कई चट्टान ऐसी होती है जो अप्रवेश्य होती है। अप्रवेश्य और प्रवेश्य का अर्थ ये होता है, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिनके अंदर से पानी बाहर जा सकता है, जिनके अंदर से पानी रिस सकता है, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिन चट्टानों में से पानी नहीं रिस सकता। कहने का अर्थ हो गया, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो छिद्र में होती है और कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो अछिद्र में होती है, कुछ प्रवेश्य होती है, कुछ अप्रवेश्य होती है। तो चट्टान कैसी भी हो सकती है। चट्टान पंख की तरह, पक्षी के पंख की तरह मुलायम भी हो सकती है और ग्रेफाइट की तरह कठोर भी हो सकती है। चट्टान छिद्र में भी हो सकती है, चट्टान अछिद्र में भी हो सकती है, चट्टान प्रवेश्य भी हो सकती है, चट्टान अप्रवेश्य भी हो सकती है। चट्टान कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो धरातल के ऊपर वे पाए जाने वाले वह भाग जिसमें खनिज न हो और उसके ऊपर जो भी चट्टान हो, जो भी भाग है, वो सारा का सारा चट्टान के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए साधारणतः जो जैसे स्लेट है वो अछिद्र में होती है और अप्रवेश्य होती है, लेकिन चूना पत्थर और खड़िया होता है वो छिद्र में होती है। साधारण भाषा में चट्टान खनिजों का समूह, ठीक है। साधारण भाषा में अगर बात करें तो चट्टान जो होती है खनिजों का एक समूह होता है, किंतु कुछ खनिज चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, किंतु कुछ चट्टानें एक से अधिक खनिजों से मिलकर बन जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे सहमिश्रण वाली ग्रेफाइट, स्टेफिक, सल्फर, अबरक और जो 3-4 खनिजों से मिलकर बनती है, ठीक है। और कुछ जो होती है धातु और अधातु खनिजों के जटिल मिश्रण से बनती है, जैसे कांग्लोमेरेट है, लिग्नाइट है, अयस्क है आदि। इसके बाद हम बात करते हैं भूवैज्ञानिक जो है, भूवैज्ञानिकों ने अब तक इस धरती पर 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया है, 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया, किंतु भूपटल के निर्माण में इनमें 24 खनिज जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाले मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होते हैं। इसमें 24 ऐसे खनिज है जो चट्टान निर्माण खनिज की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इनमें से 24 खनिज, 2000 में से 24 खनिज ऐसे हैं जिनको चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। इनमें से 6 खनिज ऐसे हैं जो प्रधान रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों में फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, अबरक, ओल्विन प्रमुख है। आगे हम बात करते हैं, जो आगे की बात है ये तो हमें देखिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बता रखा है कि किस प्रकार की खनिजें होती है। आगे हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार, ठीक है। चट्टानों के प्रकार हम बात करते हैं चट्टानों के प्रकार। तो देखिए चट्टानों के प्रकार है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार के अंदर हम बात करते हैं, चट्टानें मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक सेल। दूसरी जो चट्टान है उसका नाम है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है, इसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तीसरी जो हमारी सेल है ये है रूपांतरित चट्टान,
या इसको कहते हैं कायांतरित सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चट्टानों के प्रकार की, और चट्टानों के प्रकार के अंदर हम बात करते हैं कि हमारी चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का अर्थ है कि सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय। आग्नेय का जो आग्नेय का जो वास्तव जो अर्थ है वो है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा से बनी हुई चट्टानें होती है, लावा के जमाव के कारण। ठीक है, आग्नेय चट्टान की अगर बात करें, आग्नेय चट्टान जो होती है, देखिए जब धरातल में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो धरातल पे मैंने आपको पीछे ज्वालामुखी के बारे में बताया था, जब यहाँ से छेद हुआ और यहाँ से लावा बाहर निकला तो एक आसमान में ऊंचाई पे उठता है और अधिक ताप के कारण वो लाल रंग का होता है। ऐसे लगता है जैसे धरातल पर आग लग गई हो। और आग्नेय का अर्थ होता है, आग्नेय आग से ही बना हुआ है। क्या हुआ है? आग से बना हुआ है, आग्नेय आग से। ठीक है, तो आग्नेय माने धरातल के ऊपर आग लग गई हो, और आग लग गई हो तो जैसे वो ज्वालामुखी की बात करते हैं वही बात है, आग लग गई और उसके बाद में जब वो शांत होता है तब वो लावा से कुछ न कुछ आकृति बन जाती है, लावा के जमने से आकृतियाँ बन जाती है, या लावा से जब आके ज्वालामुखी शांत होती है तो एक लावा का मैदान बन जाता है, और उसके ऊपर जो सेल निर्मित होती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल माने जब ज्वालामुखी उद्गार के कारण, या हम अगर प्रारंभिक की अगर बात करें, जब पृथ्वी बनी तब की बात करें, तो सबसे पहले अगर आपको पता ही है कि जब सूर्य से पृथ्वी का भाग अलग हुआ तो जब सूर्य का इतना अधिक तापमान था तो पृथ्वी का भी बहुत ज़्यादा तापमान था। पृथ्वी ऊपर से जड़ी हुई थी, पृथ्वी की ये जो भू परपट्टी है ये जड़ी हुई थी। ठीक है, इसका ऊपरी भाग जो है वो आग्नेय है। ठीक है, अब आग्नेय था, अब क्या है जी, आग्नेय था, और वहाँ धीरे धीरे ऊपर इसमें कहते हैं ना, पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला था। धीरे धीरे ये वातावरण के प्रभाव में आई, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, धीरे धीरे ठंडी होने के बाद इसमें सबसे पहले वायुमंडल बना। वायुमंडल बनने के बाद में धीरे धीरे इसमें जल का विकास हुआ, जलीय जीव आए। उसके बाद में धीरे धीरे तो जैसे जैसे ये प्रभाव में आता गया, पृथ्वी ठंडी होती गई, सिकुड़ती गई। तो लेकिन ये जो सबसे पहले जो ऊपर वाला पदार्थ था वो आग्नेय का था। तो सबसे पहले बात करें कि धरातल के ऊपर सबसे पहले चट्टान कौन सी बनी? आग्नेय चट्टान बनी। धरातल पर आग्नेय चट्टान सबसे पहली चट्टान है, इसलिए इसका नाम रख दिया प्राथमिक सेल। आग्नेय से पहले कोई चट्टान नहीं थी, तो इसलिए हमने नाम रख दिया आग्नेय सेल। दूसरी बात कि पृथ्वी बनने के बाद आज भी आग्नेय सेल का निर्माण होता है, जहाँ पर ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है जब वो शांत हो जाता है, जो मैग्मा जमीन के नीचे से जो मैग्मा आता है ऊपर बाहर आने के बाद वो लावा बन जाता है, और जब वो शांत होता है तो लावा से जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं आग्नेय सेल। दूसरी सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टान। क्या पढ़ते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी क्या होती है? सेडिमेंट्री होती है। अवसादी चट्टानों को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? देखिए, अवसाद होते हैं नदियों के बहाकर। मैंने आपको नदियों के बारे में बता रखा है, नदियों के द्वारा बहाकर जो लाए गए जलोढ़ पदार्थ होते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? जलोढ़ पदार्थ कहते हैं। और किसी भी जलोढ़ पदार्थ के द्वारा हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार से जो हम एक अवसाद जो इकट्ठा होता है, जो अवसाद के, ठीक है, अवसाद के माने नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ पदार्थों के जमने से, ठीक है, जमने से, या धरातल पर हवा के द्वारा, अपरदन के द्वारा कोई भी चीज़ जमने से, या किसी न किसी बाह्य बल के द्वारा धरातल पर किसी चीज़ के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान के बाद निर्मित हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वितीयक सेल। क्या पड़ा? द्वितीयक सेल। दूसरे नंबर की है रूपांतरित सेल। कौन सी होती है? रूपांतरित सेल इसको कहते हैं कायांतरित सेल। ये कोई नई सेल नहीं है, ये आग्नेय सेल और अवसादी सेलों का ही रूप है। लेकिन कई बार आग्नेय सेल, ठीक है, आग्नेय सेल जो होती है वो एक मूल जो सेल होती है उसका कालांतर में जाके रूप परिवर्तित हो जाता है, या बहुत लंबे काल के बाद उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो वो होती है रूपांतरित सेल।
रूपांतरित सेल होती है। ये नहीं कि अवसादी में होगा, अवसादी में भी ऐसा हो सकता है, आग्नेय में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अवसादी सेल का रूपांतरण हो सकता है, आग्नेय सेल का भी रूपांतरण हो सकता है, एक सेल का रूपांतरण होने के बाद में उसका पुनः रूपांतरण हो सकता है, ऐसा सिस्टम हो सकता है। तो ये हमारी रूपांतरित सेल है। सबसे पहले हम जो आज जिक्र करने जा रहे हैं वो एक एक चट्टान के ऊपर बात करेंगे, एक एक विस्तार से उसको बात करेंगे। सबसे पहले आज हम चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं, आग्नेय सेल के बारे में। हेडिंग लगानी है बच्चों, आग्नेय सेल। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, आग्नेय सेल के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है उसके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करनी है। तो हेडिंग लगाइए, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल, सेल और चट्टान एक ही बात है, चट्टान। आग्नेय सेल, देखिए आग्नेय सेल मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले दो बात है। एक तो जब पृथ्वी बनी तब सबसे ज़्यादा वो गर्म थी, लिक्विड फॉर्म में थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो वो आग्नेय का अर्थ है। एक जैसे ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है तो लावा मैग्मा जमीन के बाहर निकलता है और लावा से जो मैदान बनते हैं वो आग्नेय सेल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आग्नेय सेल की। आग्नेय को कहते हैं इग्निश रॉक। आग्नेय सेल ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा होता है वो धरातल पर आकर ठंडा होकर जमने के पश्चात आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात, मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इसका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। ये सेल रवेदार, परतविहीन और कठोर प्रकृति की होती है। देखिए आग्नेय सेल की विशेषता है, इसमें रवे नहीं होते, रवे नहीं होते, रवे नहीं होते। एक नंबर, परतें नहीं होती, परतें नहीं होती। एक रवे नहीं होते, रवे क्या होते हैं अपने ये कह सकते हैं कि बबल्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। और जो परतें नहीं होती। आगे हम बात करते हैं, कठोर प्रकृति की चट्टानें होती है जो अपरिवेश्य होने के कारण इसका रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन भौतिक और यांत्रिक अपक्षय के कारण इनका विघटन और विनियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। इसमें क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म, जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं होते इसमें। देखिए आग्नेय सेल का अर्थ है आग से बनी हुई चट्टान। और एक आप अपना दिमाग लगा के देखिए, आग के अंदर तो जीव वैसे भी संभव नहीं है, अगर कोई जीवाश्म होंगे तो वो नष्ट ही हो जाएंगे। तो आग्नेय सेल में जीवाश्म कभी नहीं होता, आग्नेय सेल में जीवाश्म जो होता है वो कभी नहीं होता। आग्नेय आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो आप आग्नेय सेल करोगे। निम्न में से किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वो आपका होगा अवसादी सेल, परतदार सेल। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। रूपांतरित व अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनसे ही निर्मित होती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, डोलोराइट, ग्रेबो, पिचस्टोन, प्यूमिस आदि इसके आग्नेय के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। आग्नेय जो चट्टान होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम इसके प्रकार कर रहे हैं। आग्नेय जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले होती है आंतरिक आग्नेय सेल, आंतरिक आग्नेय सेल, और दूसरी यहां आ जाएगी बाह्य आग्नेय सेल। इसको हम बाहरी लिख लो या धरातलीय,
धरातल के ऊपर। आग्नेय, आंतरिक आग्नेय सेल, आंतरिक आग्नेय सेल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, पतालीय, दूसरी होती है मध्यम और तीसरी होती है, ठीक है, पतालीय जो बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, पतालीय आग्नेय सेल, और मध्यवर्ती आग्नेय सेल 2 ही प्रकार की होती है। जो आंतरिक आग्नेय सेल जो होती है 2 प्रकार की होती है, मध्यवर्ती, एक तो पतालीय होती है जो बिल्कुल पतालों से निकल के आती है, पतालीय आग्नेय सेल, और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय सेल। ठीक है, देखिए आग्नेय सेल का 2 प्रकार है। यहाँ पर आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। आंतरिक आग्नेय सेल, आंतरिक आग्नेय सेल माने ये धरातल है और धरातल के नीचे, धरातल के, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये धरातल है, धरातल के ऊपर नहीं आना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सेलें जो निर्मित होती है उसे आंतरिक सेल कहते हैं। कई सेलें ऐसी होती है जो पृथ्वी के ज़्यादा गहराई में नीचे पतालों में निर्मित होती है, उसे पतालीय सेल कहते हैं। और कुछ जो होती है पृथ्वी के धरातल के बीच में आके बनती है उसे कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय सेल। ठीक है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, सीट, ये जो सारे की सारी है ये आंतरिक आग्नेय सेल का उदाहरण है। क्या है? आंतरिक आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पतालीय आग्नेय सेल। पतालीय आग्नेय सेल, इस प्रकार के आग्नेय सेलों, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि इसका मैग्मा ठंडा होना, जमाव व ठोस अधिक होना अधिक गहराई पर होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है। इसके ठंडे होने की गति मंद होती है, जिसके कारण इसमें रवे अधिक बड़े पाए जाते हैं। इन चट्टानों में ग्रेनाइट, ग्रेबो और उदाहरण है। ठीक है, ग्रेबो और ग्रेनाइट इसके उदाहरण हैं। ग्रेनाइट इसके उदाहरण हैं पतालीय चट्टानों के। फिर आती है मध्यवर्ती आग्नेय सेल। मध्यवर्ती आग्नेय सेल में जैसे क्या आता है, बैकोलिथ आपको मैंने बताया था, ज्वालामुखी में, स्थलाकृति में, आंतरिक स्थलाकृतियों में। फैकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, सीट, ये मध्यवर्ती आग्नेय की सेलें हैं। बैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, सिल, डाइक, सीट, ये सारी की सारी जो चट्टानें हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं। और इसमें लेकोलिथ जो है, लेकोलिथ है, डाइक है, पत्रक शिला है या सील कहते हैं जिसको, सील, लेपोलिथ है, फैकोलिथ है, बैकोलिथ है, ये सारी की सारी जो छतें होती है, इसमें सबसे बड़े आकार की जो होती है ये बैकोलिथ होती है। सबसे बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की चट्टान। ठीक है, ये बाकी सारे की है। अब हम बात करते हैं बाहरी आग्नेय सेल की बात करते हैं। बाहरी जो आग्नेय सेल होती है, बाहरी धरातलीय आग्नेय सेल, यह 2 प्रकार की होती है, अम्लीय सेल और क्षारीय सेल। एक होती है अम्लीय सेल और एक होती है क्षारीय सेल। अगर आपको याद हो तो अम्लीय सेल और क्षारीय सेल, अम्लीय सेल और क्षारीय सेल में हमने बात की थी जिसमें वैश्विक लावा और पैठिक लावा, ये हमारा पैठिक लावा है, पैठिक लावा
यह हमारा बेसिक लावा है, बेसिक या बेसिक लावा से बनती है। अब देखिए अम्लीय लावा, इससे क्या बनती है? अम्लीय सेल जो होती है इसमें रेत की या सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है और गाढ़ा होता है, फैलता कम है, ऊंचाई अधिक होती है, चिपचिपा ज़्यादा होता है। तो ऐसी चट्टानें जो होती है वो अम्लीय चट्टानें होती है। अम्लीय चट्टानें में इसमें बालू का या सिलिका की मात्रा 65% से 85% होती है। इस पदार्थ में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और क्षार की प्रधानता होती है एवं चूना भी पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन, इसमें कौन से उदाहरण है? ग्रेनाइट, रायोलाइट और पिचस्टोन इसके उदाहरण हैं इस चट्टान के। ठीक है, क्षारीय चट्टानों में सारा उल्टा हो जाएगा, सिलिका की मात्रा कम, सिलिका की मात्रा 60% से कम होती है। इसमें लगभग अपने 60 से 85% के आसपास होती है। पतला लावा होता है, चिपचिपा कम होता है, चिपचिपा कम होता है, फैलता ज़्यादा है और इससे मैदान बनते हैं कम ऊंचे और इससे पर्वत बनते हैं। आगे इसका जो उदाहरण है वो बेसाल्ट, इसका जो उदाहरण है क्षारीय शेल का बेसाल्ट और ग्रेबो। तो ये हमारे आग्नेय शेल की बात चल रही थी, आंतरिक आग्नेय शेल और धरातल के बाहरी जो आग्नेय शेल थी, इसके हमने प्रकार किए हैं। आगे हम बात करेंगे कि याद रखना अवसादी शेल जो है, अवसादी जो शेल है, ठीक है, इसमें बात करेंगे कि भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग वो अवसादी शेलों का है, लेकिन इसका काष्ठ के निर्माण में जो योगदान है वो 5% है। ठीक है, कल हम बात करेंगे अवसादी शेल का, और अवसादी शेल और कायांतरित जो शेल है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।